Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 16th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 16 सितंबर 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो पीआईबी हो, डाउन टू अर्थ हो, लाइव मिनट हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आपसे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी पूरे लेक्चर को अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे तो उसके बाद लास्ट में आपको एक टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। तो जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। इससे आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ में आप ये भी चेक कर सकोगे कि आखिर मैंने आज क्या क्या सीखा है। बाकी दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस रेलिवेंट से सेशन को। दोस्तों मैं आपको पहले एक बात बता दूं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कि मुझे दोनों वीडियोस में कवर करने पड़ते हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि वो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम मिस नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि केवल द हिंदू का वीडियो देखते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो केवल ये वाला वीडियो जो हमारा मिक्स्ड एनालिसिस होता है इसको देखते हैं। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही रेलिवेंट हैं, पॉसिबिलिटी है वहाँ पे क्वेश्चंस बन जाए। तो इस वजह से जैसे ये आर्टिकल है सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने द हिंदू के वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन मैं इस वीडियो में भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये रेलिवेंट है, ठीक है। काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि सर हम दोनों वीडियोस देखते हैं, कभी कभी कुछ आर्टिकल आप दोनों जगह पढ़ा देते हो, उसके पीछे का यही रीज़न है, सिंपल। चलो आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। सबसे पहले आर्टिकल में इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 124A के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। खबर क्या है यानी न्यूज़ क्या है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाल ही में कुछ पिटीशंस या कह सकते हो जो याचिकाएं हैं वो यहाँ पर डाली जाती हैं, किस चीज़ को लेकर कि जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 124A है ये गलत है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसी सेक्शन 124A को चैलेंज किया गया रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जिस वजह से सेक्शन 124A चर्चा में है। इसको लेकर बहुत लंबे समय से जो डिबेट है वो यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों की डिमांड है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया है कि सेक्शन 124A का हम बार बार यूज़ भी नहीं कर सकते, तो इसका उपयोग हमें कम से कम करना होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार सेक्शन 124A में है क्या। तो सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड डील करता है सेडिशन से। सेडिशन जिसको हम लोग देशद्रोह, राजद्रोह के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, जो ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेकर आई थी सेडिशन को। उनके इस सेडिशन को लाने के पीछे का जो लॉजिक था वो ये था कि कोई भी व्यक्ति सरकार के प्रति अपने बैड ओपिनियंस नहीं रख सकता। अगर सरकार के बारे में सोचना है तो उसे अच्छा ही सोचना होगा, गलत नहीं सोच सकता, ना गलत बोल सकता। अगर ऐसा गलत सोच लिया, गलत बोल दिया तो क्या होगा, तो उसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर देशद्रोह या राजद्रोह के चार्जेस लगाकर सीधा अरेस्ट कर दिया जाएगा। और इस अरेस्ट में खतरनाक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि उम्र कैद भी की जा सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर सेडिशन को लेकर कई बार डिस्कशन तो होते हैं। बोला जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो बार बार सेडिशन का यूज़ कर रही है, और सेडिशन का यूज़ करना आज के समय पर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, हमें ढेर सारे फंडामेंटल राइट्स देता है। जैसे आपको पता होगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे पास में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें से हमारे पास में राइट टू फ्री स्पीच भी आपको देखने को मिलेगा। आपके पास में फ्रीडम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो सेडिशन है वो कहीं ना कहीं उस राइट को सप्रेस करता हुआ नजर आता है। इस प्रकार के जो डिबेट्स हैं वो लंबे समय से छिड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सेडिशन लॉ का जो इतिहास है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसका थोड़ा हिस्ट्री देखोगे तो सेक्शन 124A जो है, इसको स्टार्टिंग में जो लाया गया था वो लाने वाले व्यक्ति थे थॉमस बैबिंगटन मैक्लो। इन्होंने बाद में क्या हुआ 1870 में आईपीसी के अंदर में इसको ऐड कर दिया। दोस्तों आपको पता होगा कि जो इंडियन पिनल कोड है हमारा, ये 1860 में तैयार किया गया था, बनाया गया था।
उसके 10 साल बाद यानी 1870 में जो सेक्शन 124A है इसको ऐड कर दिया गया। और उसके बाद में जो ये सेक्शन 124A है, अब इससे क्या होने लगा, इससे कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल अथॉरिटीज़ हैं उन्हें बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो यहाँ पर देखने को मिली। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स जो आपको देखने को मिलेंगे, भारत के जो बड़े बड़े लीडर्स थे जो देश को आज़ाद कराने में लगे थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके ऊपर भी यहाँ पे उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सेडिशन के केसेस लगाए। फॉर एग्जाम्पल जोगेंद्र चंद्र बोस जी हो गए, उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जी हो गए, उसके साथ साथ यहाँ पर महात्मा गांधी हो गए। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पर सेडिशन से गुजर चुके हैं, इनके ऊपर सेडिशन के जो चार्जेस हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर लगाया जा चुका है। ठीक है, ये आप देख पाओगे क्यों, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं कोशिश की गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की। बट गवर्नमेंट तो लाई इसी पर्सपेक्टिव से थी, भाई सेडिशन उसी के ऊपर लगाएंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा। समझ गए? तो ये देश की आज़ादी से पहले का सिनेरियो है। 1922 तक मैंने आपको बताया, जैसे महात्मा गांधी जी के ऊपर 1922 में 1922 में ये सेडिशन ट्रायल स्टार्ट होता है। लेकिन जब देश की आज़ादी हो जाती है 1947 में, उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद ये जो टर्म है सेडिशन, इस सेडिशन टर्म को हमारे संविधान से हटा दिया गया। ये बात थी 1948 की, 1948 की, जब संविधान को बनाया जा रहा था। अब संविधान को बनाते बनाते पता होगा डिबेट चल रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो एक डिबेट होती है, प्रॉपर डिस्कशंस होता है सेडिशन के ऊपर में, और उस डिस्कशन, उस पूरे डिबेट के बाद में डिसाइड किया जाता है कि हम अपने संविधान में सेडिशन वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ तो हम लोग फ्रीडम जो दे रहे हैं लोगों को फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, उनका मौलिक अधिकार है खुलकर बोलने का, दूसरी तरफ हम संविधान में सेडिशन भी डाल दें, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अपना आपको जैसे जो हमारे पास में राइट दिए गए ना, फंडामेंटल राइट आपके पास में, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, आप खुद खुलकर बोल सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, अपने विचार को रख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसी आर्टिकल में लगा दिए गए कि भाई आप खुलकर बोल सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलना है जिससे यहाँ पर हमारे देश के अंदर में कुछ हड़कंप हो जाए, या हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस है किसी दूसरे देश के साथ में वो यहाँ पे ख़राब हो जाए। समझ गए? तो थोड़े बहुत जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पे लगा दिए गए थे इस राइट टू फ्री एक्सप्रेशन पर। बट ये जो सेडिशन है, इस सेडिशन वर्ड को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया, संविधान से ख़त्म कर दिया गया कि हम सेडिशन वर्ड का संविधान में यूज़ नहीं करेंगे। समझ गए? इंदिरा गांधी की सरकार ने जो सेक्शन 124 है इसको यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस भी यहाँ पर घोषित कर दिया गया था, बिल्कुल एक अपराध घोषित कर दिया गया था, एक क्राइम यहाँ पर इसको घोषित कर दिया गया था। और पहली बार भारत के इतिहास में इस सेडिशन को यहाँ पर एक क्राइम घोषित किया गया। उसके बाद धीरे धीरे आप देख पाओगे कई बार कोशिशें की गई इसको हटाने की, इसको लेकर ऐसे डिस्कशंस आगे चलते चले गए, लेकिन आज तक इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 124A प्रेजेंट है। और अभी भी यही डिबेट्स होती हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस इसी चीज़ को लेकर जाती है कि कहीं ना कहीं हमें ये जो सेक्शन 124A है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर आईपीसी में सेक्शन 124A है अगर, तो ये क्या बोलता है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दोस्तों क्या है कि देखो, एक इंसान जब अपनी भाषा बोलकर, लिखकर, या अपना साइन करके, या अपना विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर, या किसी और तरीके से सरकार के खिलाफ अगर नफरत फैलाने की कोशिश करता है, तो सरकार उसके ऊपर यहाँ पर ये सेडिशन के चार्जेस लगा सकती है। और ये सेडिशन के चार्जेस में जिसके ऊपर ये चार्जेस लगेंगे उसको पनिशमेंट मिलेगा। सबसे पहले उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ में उसके ऊपर फाइन ऐड किया जा सकता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर उसको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है, लेकिन वो 3 साल की सज़ा बढ़ाकर यहाँ पे उम्र कैद में बदली जा सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कब? जब एक पर्सन कुछ ऐसी बात बोल रहा हो या अपना कोई अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रहा हो, यानी कि उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर मामले में सहमति है। और क्या कोशिश की गई है उस चीज़ के अंदर में? सरकार के खिलाफ यहाँ पे नफरत फैलाने के लिए। तो इस नफरत के खिलाफ यहाँ पे सेडिशन लॉ लागू किया जाता है। अब पनिशमेंट क्या है? तो सेडिशन लॉ एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पनिशमेंट दिया जाता है इस लॉ के अंदर में, वो यहाँ पर 3 साल से उम्र कैद तक हो सकता है, और फाइन भी इसके ऊपर लगाई जा सकती है। एक और चीज़, अगर एक पर्सन के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग गए तो वो पर्सन कभी ज़िंदगी में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसको पासपोर्ट भी नहीं दिया जाएगा, उसको जब जब कोर्ट बुलाएगा तब तब उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। समझ गए? तो ये है हमारा सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, और इसी को लेकर आज का हमारा जो थंबनेल है वो लगा हुआ है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल दोस्तों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, इस बीच हमने कई सारे कॉरिडोर पढ़े। अभी एक नया कॉरिडोर G20 समिट के अंदर अनाउंस किया गया या साइन किया गया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, पता होगा।
और यहाँ पर अभी हम एक और कॉरिडोर डिस्कस कर रहे हैं, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बेसिकली चेन्नई से सीधा रशिया को जोड़ेगा। ऊपर आपको ये रशिया नज़र आएगा, नीचे चाइना है, चाइना के ऊपर रशिया है। ठीक है, अब रशिया यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पर रशिया का एक शहर है, बहुत पॉपुलर शहर है, व्लादिवोस्तोक। रिसेंटली यहाँ पर एक मीटिंग भी चली थी, आपको पता होगा, कल मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी था। ठीक है, ये साउथ कोरिया हुआ, साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया हुआ, नॉर्थ कोरिया से लगा हुआ है ये व्लादिवोस्तोक। लेकिन ये व्लादिवोस्तोक नाम की जो जगह है ये रशिया की टेरिटरी है। तो हम लोगों ने क्या किया है, कोशिश की हम रशिया के साथ में क्या करेंगे, अपने चेन्नई वाले बंदरगाह को, चेन्नई वाले पोर्ट को हम सीधा इस तरीके से ले जाकर रशिया के व्लादिवोस्तोक से जोड़ देंगे। बाकी रशिया का जो ये व्लादिवोस्तोक वाला शहर है ये बाकी पूरे रशिया को जोड़ता है ऊपर रेल के माध्यम से। तो अगर हमें व्यापार करना होगा तो हम ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो रूट है उसको अपना सकते हैं, और इस रूट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस रूट से पहली बात तो समय कम लगेगा, दूसरा कॉस्ट भी कम लगेगी। अभी हम लोग कहाँ से व्यापार करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इस कॉरिडोर का नाम ध्यान रखना, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है चेन्नई व्लादिवोस्तोक सी रूट किस किस के बीच में है। तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक सी रूट इंडिया और रशिया के बीच में। ठीक है, इससे यहाँ पर चाइना के साथ भी हमें एक्सेस मिल पाएगा, चाइना के मार्केट का एक्सेस मिल पाएगा क्योंकि यहीं जस्ट चाइना भी पास में ही है। जापान का भी एक्सेस मिल पाएगा क्योंकि इस बीच में आपको जापान भी देखने को मिल जाता है। तो इन मार्केट का एक्सेस भी हमें मिल पाएगा, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन मैंने कहानी तो सारी की सारी यहीं पे बता दी, लेकिन अभी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानना और ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, पहले खबर क्या है, तो भारत के जो शिपिंग मिनिस्ट्री है इन्होंने हाल ही में यहाँ पर ये बोला है कि इंडिया और रशिया दोनों यहाँ पर ऑपरेशंस करने के लिए, मतलब बहुत जल्दी यहाँ पर ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। कहाँ पर, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर में। ये जो कॉरिडोर है वो बहुत जल्द शुरुआत होगी इस कॉरिडोर की। चेन्नई से रशिया हम व्यापार करेंगे, लेकिन सीधा भारत से रशिया में व्यापार करना है तो लेकिन चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक ये जो कनेक्टिविटी है इसी के माध्यम से व्यापार हो सकेगा। क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, इससे फ़ायदा होगा क्या? दोस्तों, इस कॉरिडोर से फ़ायदा ये होगा कि अभी जब हम इंडिया और रशिया के बीच में जब व्यापार करते हैं तो लगभग सामान आने जाने में 40 दिन लगता है। लेकिन ये जो नया वाला कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस कॉरिडोर में केवल 24 दिन लगेंगे। तो आप इमेजिन करो, 40 दिन से घटकर सीधा 24 दिन के अंदर अंदर ये जो व्यापार है वो पूरा हो सकता है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। जो प्रेजेंट रास्ता है, मैं आपको प्रेजेंट रास्ता दिखाता हूँ, वो ये है। ठीक है, अभी हमें कहाँ से जाना पड़ता है, इस प्रकार से हमारे अपने गुजरात के पोर्ट से सामान निकालना पड़ता है। निकाल कर वो जो सामान है वो सीधा इधर रेड सी से गुजरता हुआ, मेडिटेरेनियन सी से गुजरता हुआ, ये ऊपर स्विस कैनाल से निकलकर सीधा यहाँ पे आता है। फिर इस पर्टिकुलर एरिया को कवर करके ऊपर रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुँचता है। ये रास्ता पता है कितना दूर है? भारत से इस वाले पॉइंट पर पहुँचने के लिए लगभग 8675 नॉटिकल माइल्स तक का रास्ता है। जबकि भारत का जो दूसरा रास्ता है जो रशिया के साथ में जोड़ता है वो ये वाला है। सीधा चेन्नई के बंदरगाह से निकलेंगे और यहाँ पर आप कह सकते हो रशिया का जो व्लादिवोस्तोक नाम का शहर है उसके साथ में जुड़ जाएंगे। बाकी यहाँ पर रशिया, यहाँ से अपने पूरे रशिया में जहाँ पे भी सामान पहुँचाना होगा ट्रेन के माध्यम से सामान वो पहुँचा पाएगा। पता है दोनों में डिस्टेंस कितना है? ये वाला जो रूट है ये 8675 नॉटिकल माइल्स है, लेकिन ये वाला जो रूट आपको दोस्तों दिख रहा है ये 5647 नॉटिकल माइल्स का रास्ता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो डिस्टेंस है कम है। यहाँ पे लग रहे थे 40 दिन इस वाले रास्ते को अपनाकर, अब लग रहे हैं 24 दिन। यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लग रहा था, और जितना टाइम लग रहा है उतना ही कॉस्ट भी लग रहा है उसको मेंटेन करने के लिए। और इधर यहाँ पर जितना कम टाइम लगेगा मेंटेनेंस का कॉस्ट भी कम लगेगा। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पर नया रूट इस तरीके से हेल्प हमारी कर सकता है। तो इसको हमने नाम दिया है क्या? ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर आप मैप देखोगे तो ये ईस्टर्न साइड पर बिलोंग करता है। ये रीजन हमारा क्या कहलाता है? ईस्टर्न रीजन कहलाता है। और उधर यूएस वाला जो रीजन है वो हमारा वेस्टर्न रीजन कहलाता है। तो जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है इसका कितना डिस्टेंस कवरेज होगा ये मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों व्लादिवोस्तोक के बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट सिटी है, सिटी नहीं सिटी है, जो कि बहुत लगातार चर्चा में है। मैं शहर बोलने वाला था। तो व्लादिवोस्तोक बेसिकली एक बहुत बड़ा शहर है रशिया का, जो कि कहाँ पर रीजन है, कहाँ पर स्थित है? ये लोकेटेड है रशिया के फार ईस्ट रीजन के अंदर में। रशिया का फार ईस्ट रीजन ये वाला कहलाता है, ऊपर साइबेरिया वाला। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि ज़बरदस्त ठंड भी यहाँ पर पड़ती है। चलो आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 2000 प्लस लाइक्स का। प्लीज़ आप इसको पहुंचा सकते हो, 2000 से सीधा 3000 भी पहुंचा सकते हो। प्लीज़ सपोर्ट क्या करो इस वीडियो को। चलो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9 से 10 सितंबर तक G20 का समिट चला। सबको पता है दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स है वो इंडिया आए। उस G20 समिट के बाद में जो सऊदी अरेबिया के
जो यहाँ पर ये किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो यहाँ पर अलग से बायलैटरल डिस्कशन करते हैं भारत के साथ में। और उस बायलैटरल डिस्कशन में कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर में फोकस किया गया है, जिसमें से एक बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जिसमें सऊदी अरेबिया हमारी हेल्प कर रहा है। तो खबर ये निकल कर आई है कि भारत और सऊदी अरेबिया ने हाल ही में अग्रीमेंट कर लिया है कि ये जो प्रोजेक्ट है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, इसके इम्प्लीमेंटेशन को हम बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट किया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये जिस तरीके से काम चल रहा है इसको और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। $50 बिलियन का ये वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है, इसका जो सबसे पहला जो इनिशिएशन है वो 2014 में किया गया था। ये वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट को हम लोग एक नाम से और जानते हैं। इसका दूसरा नाम कौन सा है? वो है रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसको हम लोग RRPCL भी बोल सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बोला जा सकता है भैया एक तरफ वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है, दूसरी तरफ यहाँ पर रत्नागिरी रिफाइनरी है, क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना, दोनों एक ही के नाम है। दोस्तों, ये जो रत्नागिरी रिफाइनरी या वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है, ये भारत की एक सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है, जिसको बिल्कुल स्क्रैच से हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है सऊदी अरेबिया की हेल्प लेके। पता है इस रिफाइनरी की कैपेसिटी क्या होगी? हर साल ये 60 मिलियन टन्स के आसपास कच्चे तेल को रिफाइन कर सकेगा। रिफाइनरी का मेन काम क्या होता है दोस्तों? ये ऑयल रिफाइनरी है। जैसे आज भी क्या होता है, जो हम अलग अलग देशों से कच्चा तेल खरीदते हैं, अब भारत पेट्रोल थोड़ी ना खरीदता है, पेट्रोल थोड़ी ना खरीदते हैं हम तो कच्चा तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल। उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं। आप जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस रिफाइनरी का है, वो रिफाइन करते हैं उस कच्चे तेल को। रिफाइन करने के बाद में क्या होता है, हमें पेट्रोल मिलता है। बाकी जो कुछ और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल वैसलीन वगैरह, वो सब हमें मिलते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है, या फिर कह सकते हो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ये भी एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट है। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? हर साल 60 मिलियन टन्स के आसपास यहाँ पर ये हमारे कह सकते हो ऑयल को रिफाइन कर सकेगा, हमारे क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकेगा। और इसके ऊपर और काम किया जाएगा, इसको और बड़ा किया जाएगा, और कह सकते हो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर दुनिया की पहली रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के मामले में ये दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बन कहाँ पे रही है? भारत में बन रही है। हाँ बिल्कुल, नाम देखो रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो नाम से यहाँ पर काम हो गया। ठीक है, तो नाम इसका बता रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है और किया जाएगा? ये सेटअप किया जाएगा हमारे महाराष्ट्र के रत्नागिरी के अंदर में। ये जो रिफाइनरी है दोस्तों, इस रिफाइनरी से क्या होगा, हम लोग लगभग हर रोज़ कितना, डेली बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो 1.2 मिलियन बैरल्स के आसपास जो तेल है, जो पेट्रोल है, वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो बना सकेंगे। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब की बात कर रहा हूँ। जैसे ही प्रोजेक्ट लग जाएगा, इतना तेल का प्रोडक्शन हम कर सकेंगे। भारत की 3 बड़े बड़े यहाँ पर जो गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके अंडर में ये पूरा का पूरा रत्नागिरी प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूरा रत्नागिरी प्रोजेक्ट है ना, इसका जो रेशो आप देखोगे तो 50:25 का रेशो है। ये 2017 में इस तरीके से 3 अलग अलग बॉडीज़ ने आके यहाँ पर इसको संभाला हुआ है। जैसे यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक बहुत बड़ा रेशियो है, फिर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जो होल्डिंग है वो बना रखी है आपस में डिवाइड करके। फिर 2019 में जो सऊदी अरामको एंड द अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, इन्होंने भी डिसाइड किया कि हम भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे और इस प्रोजेक्ट को आगे जाकर और ज़्यादा बड़ा करेंगे। तो उसी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि जो काम करने की स्पीड है उसको हम और तेज़ी से इंक्रीज़ करने वाले हैं। मतलब इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन और तेज़ी से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जल्द से जल्द यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट किया जाएगा। नवाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों अगले आर्टिकल में हाई एटलस माउंटेन्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं इन पहाड़ों की, हाई एटलस माउंटेन्स। क्या ये इंडिया में है? नहीं, ये पहाड़ सारे के सारे आपको मोरक्को में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? मोरक्को में। कहोगे मोरक्को, हाँ एक सुना सुना देश लग रहा है। बिल्कुल सुना सुना देश इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय पर मोरक्को में हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए, काफ़ी भयंकर अर्थक्वेक आया। उस भूकंप की वजह से हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। तो इस वजह से मोरक्को न्यूज़ में बना हुआ है। और यहाँ पर मोरक्को में जो हाई एटलस माउंटेन्स स्पेशली वो चर्चा में है। ये जो हाई एटलस माउंटेन्स है ना दोस्तों, यहाँ पर इसी के आसपास के रीजन में ये अर्थक्वेक, ये भूकंप हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हाई एटलस माउंटेन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज है। बहुत पॉपुलर माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी पूरे नॉर्थ अफ्रीका में, स्पेशली मोरक्को में ये स्थित हैं। अगर हम लोग इसको मैप में देखना चाहें तो यहाँ पर ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कई सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर जस्ट ऊपर आपको कोने में मोरक्को नाम का देश दिख रहा होगा।
ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये है मोरक्को। मोरक्को से कई सारी कंट्रीज़, वो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑब्वियसली, जो कि बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। फॉर एग्जांपल इधर अल्जीरिया देखने को मिलेगा, फिर मॉरिशियाना है, देन उसके बाद वेस्टर्न सहारा है। ठीक है, ये सब यहाँ पर मोरक्को के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, इसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर स्पेन देखने को मिलेगा। तो यहीं पर ये जो मैंने ड्रॉ किया, आप इसको ऐसे कह सकते हो, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं वो फैली हुई हैं और उन पहाड़ियों के आसपास ये भूकंप आया। नाउ हाई एटलस माउंटेन्स के नाम से वो पहाड़ जाने जाते हैं। हाई एटलस माउंटेन्स, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पहाड़ लगातार मोरक्को से अल्जीरिया और टूनीशिया तक जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे फैले हुए हैं, यहाँ पर अल्जीरिया से टूनीशिया, ये पूरे रेंज में यहाँ पर आपको सारे के सारे जो पहाड़ है वो देखने को मिलते हैं। समझ गए। उसके अलावा ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसमें कुछ नया नहीं है। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ये पहाड़ की खास बात दोस्तों यह है, पहाड़ की जो कई सारी चोटियाँ हैं बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ भी हैं, और जो घाटी है, जो खाई है वो बहुत गहरी गहरी है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ऊंची चोटी होगी दूसरी तरफ यहाँ पर उतनी ज़्यादा गहरी वैली हमको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात यह की जा रही है कि जो ये पहाड़ों के रेंजेस हैं, यहाँ पर कई सारी चोटियाँ हैं जो कि 4000 मीटर से और ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। इनमें जो सबसे ऊंचाई पर है वो है माउंट तौबकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना, अलग से नोट डाउन कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल चुका है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कई सारी परसेंटेज में आप देख सकते हो कि माउंट तौबकल को लेकर क्वेश्चन बन जाए कि माउंट तौबकल हाल ही में न्यूज़ में था, लेकिन ये न्यूज़ के किस पर्सपेक्टिव से है ये आप यहाँ पर भूल सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो माउंट है, ये जो पहाड़ स्पेशली माउंट तौबकल, ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी वाला पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मीटर्स में बात करेंगे तो 4167 मीटर्स की हाइट पर आपको ये देखने को मिल जाती है चोटी। फिर बात करेंगे कल्चरल सिग्निफिकेंस की, तो मोरक्को के अंदर में कहीं ना कहीं सांस्कृतिक तौर पर ये जो पहाड़ी हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो पहाड़ों वाला रीजन है, यहाँ पर मोरक्को के अंदर में एक कम्युनिटी रहती है, बर्बर कम्युनिटी। वो बर्बर कम्युनिटी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इनके विलेजेस वगैरह आपको यहाँ पे पूरे माउंटेन्स पे देखने को मिल जाएंगे। माउंटेन से हटकर भी ये लोग रहते हैं अलग अलग एरियाज़ में। तो स्पेशली मोरक्को की बात करें तो मोरक्को के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मोरक्को हमारा अफ्रीका का एक नॉर्थ वेस्ट कंट्री है, जस्ट ऊपर टॉप पर नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, है ना। ये वाला जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। मोरक्को से कई सारी कंट्रीज़ बाउंड्री शेयर करती हैं, ये जैसे अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। मोरक्को का काफ़ी सारा हिस्सा सहारा डेजर्ट में आता है, क्योंकि ऊपर वाले रीजन में सहारा डेजर्ट बिलोंग करता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे मोरक्को की कैपिटल है रबात, और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है कैसेब्लैंका। ये यहाँ पर सबसे बड़ा शहर आपको मोरक्को का देखने को मिलेगा, जहाँ से मोरक्को का जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा चलती है। यहाँ की भाषाएं देखोगे तो अरेबिक और अमेजिक, ये दो भाषाएं यहाँ पर यूज़ की जाती है। मोरक्को में 90% से ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मोरक्को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यहाँ पे एक राजा भी देखने को मिलेंगे जिनका नाम है किंग मोहम्मद 6। और ये जो यहाँ पर राजा आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 1999 से अभी तक मोरक्को को रूल कर रहे हैं। तो एक तरफ राजा भी हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर इनका एक इलेक्टेड पार्लियामेंट भी है। तो पार्लियामेंट राजा अगर दोनों होते हैं, इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का नाम देते हैं। समझ गए। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे दोस्तों निफ्टी के बारे में बात की जा रही है। मैं आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों के बारे में बताऊंगा, यानी थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का डिस्कशन करेंगे। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लिंक कर सकते हो। तो खबर क्या आती है कि हाल ही में जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही है ये निफ्टी 50, तो ये जो निफ्टी 50 है इसने हाल ही में यहाँ पर 20,000 मार्क को पहली बार क्रॉस किया। इस वजह से यहाँ पर ही चर्चा में, इसी वजह से हमें जानेंगे निफ्टी 50 क्या है। दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो तो स्टॉक मार्केट के अंदर में बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं। ठीक है, अब वो जो कंपनियाँ हैं वो बटी हुई हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करोगे। आप निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या आप सेंसेक्स के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। निफ्टी में दोस्तों क्या होता है, हमारे देश की जो टॉप की 50 कंपनीज़ हैं, जो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, सबसे प्रॉफिट में चल रही हैं, टॉप की 50 कंपनी वो दिखाई देती हैं। सेंसेक्स में हम टॉप की 30 कंपनीज़ को देखते हैं, बस ये डिफरेंस है। निफ्टी में टॉप की 50 कंपनीज, सेंसेक्स में टॉप की 30 कंट्रीज़ कह रहा हूँ 30 कंपनीज़ जो हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं। समझ गए। अब निफ्टी की जब बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते ही निफ्टी 50 हैं। क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। तो इसमें टोटल 50 कंपनीज टॉप की देखने को मिलती हैं। समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड 50, ये जो वर्ड है ये सब यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू दिया गया है। मतलब निफ्टी नाम जो है ये हमारा, ये निफ्टी नाम जो है, निफ्टी को स्पेशली एस्टेब्लिश किया गया था 1996 में। 2015 में इसका नाम बदलकर निफ्टी 50 कर दिया गया। स्टार्टिंग में इसका CNX निफ्टी नाम था। तो निफ्टी 50 मैंने आपको बता दिया क्या है। यहाँ पर हमारे देश की 50 सबसे बड़ी और मोस्ट एक्टिव ट्रेडेड स्टॉक लिस्ट आपको देखने को मिलती है। मोस्ट एक्टिव कंपनीज, सबसे बड़ी कंपनीज हमको देखने को मिलती हैं।
दूसरी तरफ जो सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स में हमारे देश की टॉप 30 कंपनीज देखने को मिलती हैं। तो ये जो यहाँ पे निफ्टी 50 है, ये हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है, और जो हमारा सेंसेक्स है वो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रोडक्ट है। ठीक है, दोनों अलग अलग यहाँ पर चीज़ों को चलाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में दोस्तों दिनकेश एस्टेरॉइड के बारे में बात की जा रही है। तो ये दिनकेश एस्टेरॉइड क्या है, आओ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाता है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खबर क्या है, हाल ही में नासा का जो ल्यूसी स्पेसक्राफ्ट है, वो जो ल्यूसी स्पेसक्राफ्ट है उसने पहला कोई ऐसा इमेज जो है वो कैप्चर किया है मेन बेल्ट से। और वहाँ पे मेन बेल्ट में आपको पता होगा बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे कंकड़ के टुकड़े, रॉकी पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे अंतरिक्ष में, जो यहाँ पर गिर जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, है ना। तो उसमें से एक एस्टेरॉइड दिनकेश, इसकी जो पहली इमेज है वो यहाँ पर क्लिक करके भेजी है नासा के ल्यूसी स्पेसक्राफ्ट ने। नासा का ल्यूसी स्पेसक्राफ्ट 12 साल के लिए लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत सारे एस्टेरॉइड्स की इन्फॉर्मेशन हमें भेजने वाला है। आपको पता होना चाहिए मेन बेल्ट कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, ये सोलर सिस्टम है। अब ये सोलर सिस्टम पूरा नहीं है, लेकिन हमारे समझने के लिए काफ़ी है। इधर आपको मार्स प्लैनेट देखने को मिलेगा और दूसरा जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में इस प्रकार से कंकड़ों की और बहुत बड़े बड़े चट्टानों की एक बहुत बड़ी ऑर्बिट आपको देखने को मिलती है। यही हमारी मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो इस एस्टेरॉइड बेल्ट में कहीं ना कहीं कह सकते हो एक एस्टेरॉइड है, कौन सा, दिनकेश। ये एस्टेरॉइड को यहाँ पर देखा गया है। इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर ल्यूसी मिशन ने भेजी है। तो क्या ये जो ल्यूसी मिशन है ये क्या करने गया है, सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा रुको। पहले हम लोग दिनकेश एस्टेरॉइड के बारे में बात करते हैं। ये जो एस्टेरॉइड है दोस्तों, ये बहुत बड़ा चट्टान का जो टुकड़ा है ना, ये 1999 में डिस्कवर किया गया था लीनियर सर्वे के दौरान। दिनकेश एक स्लो रोटेटर है, और उसके बाद में ये एस टाइप का एस्टेरॉइड है। एक ऐसी चट्टान है जिसके अंदर में, मतलब एस टाइप का मतलब होता है इसमें सिलिकेट और कुछ और मेटल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ल्यूसी मिशन ने यहाँ पर इसका फोटो भेजा। अब ल्यूसी मिशन नासा ने क्यों भेजा है दोस्तों? ल्यूसी मिशन नासा ने अंतरिक्ष में इसलिए भेजा है ताकि जुपिटर के आसपास जो ट्रोजन्स पाए जाते हैं, उन ट्रोजन्स का जो एनालिसिस है वो किया जा सके, ट्रोजन्स की स्टडी यहाँ पर की जा सके। ये यहाँ पर मेन मकसद है। ठीक है, स्पेशली जुपिटर के जो 9 ट्रोजन्स है उसका यहाँ पर एनालिसिस किया जा सके। तो 12 साल का ये मिशन है नासा का। इस स्पेस मिशन की शुरुआत हुई थी 2021 में, और अभी ये मिशन बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब दोस्तों ट्रोजन्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखो, नहीं पता तो पता होना चाहिए डेफिनेटली। ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम में कई सारे जो रॉकी पार्टिकल्स हैं हमें वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग एस्टेरॉइड बोलते हैं। अब ये आप देखोगे ये बेल्ट है पूरी की पूरी, जो मार्स और जुपिटर के बीच में आती है, पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट है। और पता है ये एस्टेरॉइड, कुछ एस्टेरॉइड्स हमारे जुपिटर वाले ऑर्बिट में भी पाए जाते हैं। यानी जुपिटर भी हमारा सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, जुपिटर वाली ऑर्बिट पर ही आसपास इसके आप देखोगे तो कई सारे यहाँ पर एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। और जुपिटर वाली ऑर्बिट पर जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उसी को हम लोग ट्रोजन बोलते हैं। तो इन्हीं ट्रोजन एस्टेरॉइड्स का स्टडी करने के लिए, इनका अध्ययन करने के लिए ल्यूसी मिशन को लॉन्च किया गया। दोस्तों ल्यूसी मिशन ने ऐसे कई सारे और भी एस्टेरॉइड के इमेजेस हमें भेज दिए हैं, जैसे यूराबाइट हो गया, पॉलीमिल हो गया, ल्यूकेस हो गया, ल्यूकेस एस्टेरॉइड्स हो गया। तो इस प्रकार के एस्टेरॉइड्स के काफ़ी सारे जो इमेजेस हमें ऑलरेडी ल्यूसी मिशन ने भेजे हैं। समझ गए? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में वर्ल्ड डुकाइन मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे के बारे में बात की जा रही है। दोस्तों ये जो डुकाइन मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, एक बीमारी है जो कि खासकर बच्चों की ज़िंदगी को, ऑब्वियस सी बात है, बहुत दुख है यहाँ पर कहते हुए कि वो जो ज़िंदगी है बच्चे की वो बर्बाद हो जाती है इस बीमारी की वजह से। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ये वर्ल्ड डुकाइन मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे है ना, इसको ऑब्जर्व किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के माध्यम से। और ये जो दिन है ये मतलब इसको लेकर ना एक पर्टिकुलर डे होता है, यानी कि हर साल 7 सितंबर, अभी 7 सितंबर निकला है हमारा, तो हर साल 7 सितंबर को यहाँ पर ये जो दिन है ये ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि इस बीमारी के बारे में हम थोड़ी सी और जागरूकता फैलाएं लोगों में इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़े, लोग यहाँ पे सपोर्ट में उतर गए हैं इन पेशेंट्स के सपोर्ट में जो यहाँ पर इस बीमारी से गुजर रहे हैं। तो ये डुकाइन मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, तो दोस्तों एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ये हमारे सीधा जो जीन होता है RNA DNA उसके ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट करता है। और ये कैसे होता है, तो दोस्तों यहाँ पर ये ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि कहीं ना कहीं एक्स क्रोमोसोम के म्यूटेशन की वजह से आता है। जो एक्स क्रोमोसोम होता है हमारा, उसके अंदर बदलाव की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे पहली बार यहाँ पर इस बीमारी को डिस्क्राइब किया था एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था गुलाइलोम बेंजामिन एमेंड ड्यूकेन। तो इन्हीं के नाम के ऊपर यहाँ पर इस बीमारी का नाम रखा गया, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था सबसे पहले 1860 में।
फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बोला यह जाता है कि ये जो बीमारी है ना, ये एक प्रोग्रेसिव मसल डिजनरेशन है। इससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं वो बेकार होनी स्टार्ट हो जाती है, मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, एक बच्चा चल नहीं पाता, कूद नहीं पाता, सही से बैठ नहीं पाता, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है? डिस्ट्रोफिन। ध्यान रखना, ये एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों। ये जो प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन, ये हमारी मसल्स को, हमारी मांसपेशियों के जो कोशिकाएं, जो सेल्स हैं, उसको जकड़ के रखता है आपस में। लेकिन क्या होता है, इस बीमारी में जो ये डिस्ट्रोफिन है, सीधा इसके अंदर एक बदलाव हो जाता है। उस बदलाव की वजह से जो मसल्स में ये जो कह सकते हो ये जो मजबूतपन बनी हुई थी वो यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है बहुत ज़्यादा। मसल्स के वीकनेस की वजह से यहाँ पर वो जो बच्चा है या वो जो इंसान है जो कि इस बीमारी से गुजर रहा है, उसके बॉडी पार्ट्स, कई सारे पार्ट्स जो हैं बुरी तरह से अफेक्ट होते हैं। उसका स्केलेटल, हार्ट, लंग, मसल्स, ये सारी यहाँ पर बेकार होने लगती हैं। फिर बात आती है यहाँ पर सिम्टम्स की, यानी इसके अंदर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बीमारी है इसकी शुरुआत होती है लगभग यहाँ पर दो से 3 की एज में। 2 साल का बच्चा होगा, 3 साल का बच्चा होगा, उस दौरान यहाँ पर ये बीमारी शुरू हो जाती है। और ये बीमारी स्टार्टिंग में तो पहले यहाँ पर उसका जो बॉडी का कोर हिस्सा है वो यहाँ पर अफेक्ट होगा, बॉडी का निचला हिस्सा धीरे धीरे यहाँ पर अफेक्ट होने लगा, फिर निचले हिस्से से धीरे धीरे ये बीमारी ऊपर पहुँचती चली जाएगी। और इसकी वजह से यहाँ पर जो ये बच्चा है ये कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उन सब चीज़ों में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब जैसे यहाँ पर एक फ़ोटो आपको दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में, ये आप फोटो देख सकते हो, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अब ये भी यहाँ पर बच्चा जो है ये इसी मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी से गुजर रहा है, लेकिन इसके अंदर सिम्टम्स बहुत कम है, ना के बराबर है। ये भी बच्चा है लेकिन इसके अंदर सिम्टम्स थोड़े से ज़्यादा है, इसकी काफ्स वगैरह फूल गई हैं, साइज़ वगैरह बढ़ गया है, ऊपर से शरीर काफ़ी ज़्यादा पतला है। लेकिन ये बच्चा बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है डिस्ट्रॉफी की वजह से। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहेगा, ये जो प्रॉब्लम है उस बच्चे को और ज़्यादा कमज़ोर बनाती हुई चलेगी। तो ये यहाँ पे डुकाइन मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी, समझ गए। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो दोस्तों प्रेजेंटली अगर हम बात करें, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल। जैसे सीधा जीन की एक थेरेपी की जा सकती है, या कह सकते हो यहाँ पर कुछ और जीन रिपेयरमेंट वगैरह किया जा सकता है, जिसके माध्यम से थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जा सकता है इस बीमारी को लेकर। now आते हैं अगले आर्टिकल पर। दोस्तों यहाँ पे अगले आर्टिकल में बात की जा रही है ट्राइफेड आर्टिजनल ट्रेजर्स के बारे में। ये ट्राइफेड आर्टिजनल ट्रेजर्स क्या है, आओ थोड़ा सा यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी आपको पता है G20 का समिट होता है, तो G20 समिट के अंदर में काफ़ी सारा जो इंडिया का कल्चर है हम लोगों ने वो देखा। उसके साथ साथ कुछ और कल्चर भी यहाँ पे नज़र आया है। जैसे जो हमारा ट्राइफेड का नाम क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ना बॉडी स्पेशली यहाँ पे जो हमारे ट्राइब्स हैं, जो हमारी अलग अलग यहाँ पर जनजातियों की समुदाय हैं, अलग अलग कम्युनिटी हैं, उनके व्यापार को सपोर्ट करने का काम करता है। तो ट्राइफेड ने अभी यहाँ पर कई सारी चीज़ें यहाँ पे प्रस्तुत की हैं G20 समिट में। जैसे लॉन्ग पी पोट्री। लॉन्ग पी पोट्री क्या होती है दोस्तों? इस प्रकार की ये पोट्री नज़र आती है। ये मणिपुर के अंदर बहुत फेमस है। मणिपुर में ये पोट्री बनाई जाती है, ब्लैक कलर की पोट्री देखने को मिलेगी। स्पेशली मणिपुर के अंदर में एक गाँव है लोंगपी, ठीक है, वहाँ पर जो तंगाखुल नागा ट्राइब्स हैं वो यहाँ पर इस प्रकार की पोट्रीज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, जैसे हमारी बाकी पोट्री बनती है, बाकी जो मटके वगैरह बनाए जाता है ना, उनमें एक इंसान पोटर व्हील का यूज़ करता है। यहाँ पर पोटर व्हील का इतना यूज़ नहीं होता, यहाँ पर एक इंसान हाथ से अपना यहाँ पे पूरा शेप देकर इस पोट्री को तैयार करता है। ठीक है, ये इसकी एक खास बात आपको नज़र आएगी। इस पॉटरी में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, मग देखने को मिल जाएंगे, बाउल्स देखने को मिल जाएंगे, ट्रे वगैरह देखने को मिल जाती है। फिर दूसरी चीज़ तो यहाँ पे G20 समिट में नज़र आई है वो छत्तीसगढ़ का विंड फ्लूट, यानी कि एक ऐसी बांसुरी, ये आप देख पाओगे। पॉटरी बारे में डिस्कशन कर लिया, अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का ये विंड फ्लूट आपको देखने को मिलेगा। एक बांसुरी है जो पॉपुलर है। इस विंड फ्लूट को यहाँ पे बनाया जाता है गौंड ट्राइब ऑफ बस्तर रीजन। छत्तीसगढ़ के अंदर जो बस्तर रीजन है वहाँ पे जो गौंड ट्राइब रहती है वो यहाँ पर इसको बनाती है। अब इस फ्लूट को, इस बांसुरी को बनाने के लिए ना एक बैम्बू का इस्तेमाल किया जाता है, बांस का इस्तेमाल किया जाता है। वो जो बैम्बू है वो है सुलुर बैम्बू। ठीक है, वो सुलुर वाला बांस है जिसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है इस प्रकार की फ्लूट को बनाने के लिए। फिर आती है गुजरात की हैंगिंग। जो गुजरात की वॉल हैंगिंग होती है, हम लोग दीवारों पे टांगते हैं, इस हैंगिंग को यहाँ पर तैयार किया गया है भिल एंड पटेलिया ट्राइब के थ्रू। भिल एंड पटेलिया ट्राइब जो कि गुजरात में है, वो लोग यहाँ पर इसको तैयार करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरी, स्टोन, छोटे छोटे जो शीशे हैं, मोतियाँ हैं, उनसे यहाँ पर इस प्रकार की वॉल हैंगिंग को तैयार करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है वॉल हैंगिंग। आप लोगों ने कभी स्कूल की एक्टिविटी में बनाई होगी। मैं जब छोटा था तो मैंने स्कूल की एक्टिविटी में, मेरे स्कूल वाले काफ़ी बार बनवाते थे अब खैर मैं बहुत छोटा था तो मैं नहीं बनाता था, घर वाले बना के सब देते थे। तो ये यहाँ पर हो गई हमारी गुजरात हैंगिंग की बात। आगे आते हैं, फिर बात आती है राजस्थान आर्टिस्ट्री की।
तो राजस्थान आर्टिस्ट्री में आप देख पाओगे इस प्रकार का यहाँ पर जो ये आर्ट है राजस्थान का, वो भी हम लोगों ने देखा है। एक ग्लास मोसेक पोइट्री देखने को मिली है, ग्लास की जो पोट्रीज़ हैं, पॉटरीज़ वो यहाँ पर नज़र आई हैं। तो इसका था मीनाकरी। मीनाकरी यहाँ पर एक आर्ट है, एक कला है। ये कला क्या है, इसमें एक मेटल के सरफेस को पूरी तरह से सजाया जाता है अलग अलग मिनरल्स के माध्यम से। तो एक ऐसी टेक्निक है जो कि मुगल से लेकर आए थे। ये आप ऊपर देख पाओगे, ये है मीनाकरी। तो यहाँ पर एक मेटल है, मेटल को पूरी अच्छी तरीके से जकड़ कर सजा दिया गया है, ठीक है, भरकर यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइंस बना दिए गए हैं। इसी को मीनाकरी का नाम देते हैं। दूसरा यहाँ पर एक और लास्ट चीज़ है, वो है मेटल अंबाबरी क्राफ्ट। ये क्राफ्ट भी यहाँ पर देखने को मिली G20 समिट में। इसको कौन बनाता है, मीना ट्राइब। मीना ट्राइब यहाँ पर इसको तैयार करते हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशंस आते हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेशन करके कुछ छोटे छोटे स्टैचूज़ बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख पा रहे होंगे, 2 हाथी आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो 2 हाथी है ना, ये जो कला है ये मेटल अंबाबरी क्राफ्ट कहलाती है। मेटल से यहाँ पर इसको तैयार किया जाता है। सिल्वर कॉपर का काफ़ी सारी वायरिंग का यूज़ किया जाता है, जिससे यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया जाता है। समझ गए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने G20 समिट में रिसेंटली देखी हैं, उसी को लेकर ये जो आर्टिकल्स है वो बात करते हैं। नाउ चलो अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। मैं आपको एक बात आज बता दूं कि आज के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो बहुत कम है, 2-3 ही मैंने लगाए हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा था। बट मुझे वीडियो स्किप नहीं करना था यार, पहले काफ़ी बार स्किप कर चुके हैं, तो क्वेश्चंस कम लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, हमें कम से मतलब नहीं है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 3 ही क्वेश्चन सही, लेकिन क्वेश्चन लग चुके हैं थोड़े बहुत। चलो क्वेश्चन नंबर 1, सेडिशन लॉ। भारत के अंदर जो सेडिशन लॉ है, इसके रेफरेंस में आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितने स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो सेडिशन लॉ है ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 124A के अंदर में मेंशन किया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, ये सेडिशन लॉ उस व्यक्ति को पनिशमेंट देता है जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करता है। तीसरा स्टेटमेंट, एक व्यक्ति, एक पर्सन, ठीक है, अगर उसको सेडिशन के चार्जेस के ऊपर लगा दिए जाएं तो वो जो व्यक्ति है ना, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं कर सकता। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सॉरी, कौन सा नहीं, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला सही, सॉरी केवल 1 स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर बी केवल 2 स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर सी 3 स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नौ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर को लेकर दोस्तों 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है ना, ये एक सी रूट है, एक ऐसा समुद्र का रास्ता है जो कि विशाखापट्टनम को जोड़ता है फिलीपींस के मनीला से। तो बताओ दोनों, पहला अभी तो पहले स्टेटमेंट हुआ है, तो विशाखापट्टनम को फिलीपींस के मनीला से जोड़ता है, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो ये ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है ना दोस्तों, ये भारत की मदद करेगा ताकि भारत को, जो खासकर हमारा फार ईस्ट रीजन है, ठीक है, स्पेशली चाइना हो गया, जापान हो गया, इन सब का मार्केट एक्सेस देने का हमें काम करेगा। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 मतलब पहला वाला, या ऑप्शन नंबर बी दूसरा वाला, या ऑप्शन नंबर सी दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है। इस डिजीज़ को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो डिजीज़ है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि खासकर वाई क्रोमोसोम के चेंजेस की वजह से होती है, वाई क्रोमोसोम में जब बदलाव होता है उसकी वजह से होती है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो बीमारी है ये कहीं ना कहीं मेल्स के अंदर में ज़्यादा देखने को मिलती है और फीमेल्स के अंदर कम देखने को मिलती है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा अफेक्ट यहाँ पर ये मेल्स को करती है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन बता देता हूँ ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सही है, बाकी आप खुद से सॉल्व करना क्वेश्चन को। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये डिजीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे क्या होता है, जो हमारा मसल डिजनरेशन है, जो मसल वीकनेस है, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन डी सब गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने तीनों क्वेश्चंस को बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन थे नहीं। चलो अब यहाँ पर एक एक करके सभी के आंसर्स को देखना शुरू करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पे पूछा गया था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज़ को लेकर। 3 स्टेटमेंट दिए गए, बताओ कितने स्टेटमेंट सही है। केवल 2 स्टेटमेंट सही है दोस्तों। कौन कौन से, सेकंड वाला और थर्ड वाला। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये वाई क्रोमोसोम के चेंजेस की वजह से नहीं होता है, ये एक्स क्रोमोसोम के म्यूटेशन की वजह से होता है। फिर आपसे पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए, बताओ कौन सा सही है। तो यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट सही है, वो है दूसरा वाला, पहला वाला गलत है।
पहला वाला क्यों गलत है? क्योंकि ये जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है ना दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि ये विशाखापत्तनम को मनीला से जोड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है ये चेन्नई को रशिया के व्लादिवोस्तोक नाम के शहर से जोड़ेगा। इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दूसरा वाला हमारा सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था सेडिशन चार्जेस को लेकर जो 3 स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कितने सही हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स दोस्तों आपको यहाँ पर सही देखने को मिलेंगे, तो इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं ना। इसी के साथ में हम लोग करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।